क्लास को। पहला प्रश्न है समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में व्याख्या दीजिए। अगले वाला प्रश्न आपके सामने समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास के बारे में व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। क्या होता है ओरिजिन और डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी? समाजशास्त्र की उत्पत्ति क्या होती है? समाजशास्त्र आपके सामने एक आधुनिक विज्ञान है। समाजशास्त्र कैसा विज्ञान है भाई? आज के समय एक आधुनिक विज्ञान है ना। समाज को समझने का जो विज्ञान के रूप में समाज होता है, उसमें लोग होते हैं, लोग समाज कैसे काम करता है, लोगों की सोच कैसी होती है, व्यवहारिकता कैसी होती है, इन सब चीजों का जो एक पूरा वैज्ञानिक विधि होती है, उसको अगर हम अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। समाजशास्त्र जिसकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी। समाजशास्त्र की आपके सामने उत्पत्ति कहां देखने को मिलती है भाई? यूरोप के अंदर देखने को मिलती है। इसकी पृष्ठभूमि में 3 क्रांतियों का मुख्य हाथ है। मतलब जो आपके सामने समाजशास्त्र है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, इसमें कम से कम जो 3 क्रांतियां हैं, उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। पहली है व्यवसायिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति। कौन कौन सी क्रांति? व्यवसायिक क्रांति क्या है? पहले के समय में हमारा पूरा का पूरा समाज है वो किस चीज पर निर्भर हुआ करता था? कृषि पर निर्भर हुआ करता था। किस चीज पर निर्भर हुआ करता था भाई? कृषि पर अपना पूरा का पूरा समाज निर्भर हुआ करता था। और उसके बाद में जो हमारे समाज में जो मशीनों का दौर आया, पहले इंसान मजदूर काम किया करते थे, उसके बाद में आपके सामने मशीनों का दौर आया और फिर एक नया वर्ग पनप के आता है, वो होता है व्यापारी वर्ग। तो उस वर्ग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है आपके सामने जो समाजशास्त्र को समझने में। फिर फ्रांस की क्रांति देखने को मिलती है 1789 में, और फिर औद्योगिक क्रांति है वो देखने को मिलती है। तो इन 3 प्रमुख क्रांतियों का आपका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो किस क्रांति के रूप में जाना जाता है भाई? औद्योगिक क्रांति। जो उद्योगों से संबंधित जो क्रांति हुई भी, उसको औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। इन क्रांतियों ने यूरोपीय समाज की पारंपरिक संरचना, सामंतवाद व धर्म का प्रभाव देखने को मिला। मतलब ये जो क्रांतियां देखने को मिली, तीनों की तीनों, व्यवसायिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, इन तीनों क्रांतियों ने क्या किया भाई? जो यूरोप का समाज है उसकी पारंपरिक संरचना जैसे सामंतवाद और धर्म पर प्रभाव डाला। क्या काम किया? जो हमारी जो धार्मिक संरचनाएं होती हैं, जिसमें सामंतवाद और धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। किसका प्रभाव देखने को मिलता है? सामंतवाद व धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। उसको हिला दिया। क्या कर दिया? उसको हिला दिया। और गरीबी, शहरीकरण तथा वर्ग संघर्ष जैसी नई समस्याएं पैदा की। और क्या क्या भाई? आपके सामने जो समाज है उसमें एक नया तबका निकल कर आया। गरीबी, शहरीकरण, जो आपके सामने जो शहरों जो नए नए शहर उत्पन्न हो रहे थे वो देखने को मिले। और समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार के वर्ग, पहले जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर बटे हुए थे, अब वो आर्थिक आधार पर बंटने लग गए। कैसे? आज आपके समय समाज में आप एक नया वर्ग देखते हो, गरीबी, मिडिल क्लास और अपर क्लास। ये देखते ना आपके सामने, गरीब हो गए, मध्यम वर्ग हो गया और अमीर लोग है वो आपके सामने रह गया, होते हैं आपके सामने, है ना। तो ये जो वर्ग, अलग अलग वर्ग होते हैं, जिसमें व्यापारी वर्ग का संघर्ष आपके सामने मजदूर वर्ग से देखने को मिलता है। ये जो टसल लगातार जो चलती रहती है, इसने क्या कर दिया? आपके सामने समाज के अंदर नई समस्याओं को पैदा कर दिया। जो प्राचीन समस्याएं थी समाज में वो तो थी, साथ के साथ समाज में लगातार होते हुए बदलावों ने क्या कर दिया? समाज के अंदर नई प्रकार की जो समस्याएं हैं उसको उत्पन्न कर दिया। अलग प्रकार की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको पैदा किया। इन जटिलताओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित विज्ञान की महसूस हुई। और जो समाज में जो लगातार बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को समझने के लिए पूरा का पूरा एक विज्ञान की जरूरत लोगों को महसूस होने लगी। लोगों को लगने लगा कि अब हमें क्या है, एक नई वैज्ञानिक विधि को अपनाने की जरूरत है, जिससे हम क्या कर सकें? पूरा जो सामाजिक बदलाव हो रहा है उस सामाजिक बदलाव को समझ सकें। समाजशास्त्र के जनक किसको माना जाता है? अगस्त कामेट को। किसको माना जाता है भाई? आपके सामने जो अगस्त कामेट है उसको क्या माना जाता है? आपके सामने समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? अगस्त जो कामेटे हैं उसको आपके सामने समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने 1838 में इस विषय में सोशियोलॉजी का नाम दिया। और उन्होंने क्या किया? जो समाज को समझने की जो विधि होती है, इसको 1838 के अंदर, कब? 1838 के अंदर जो सोशियोलॉजी है इसका नाम रखा गया। प्रारंभ में इसे सोशल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता था। जब इस विषय की शुरुआत हुई तब इसको किस नाम से जानते थे? सोशल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सोशल फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता था। समाजशास्त्र के विकास की बात करें, समाजशास्त्र के विकास में, अब ये देखो मैंने बताया था ना, जब 100 टाइप प्रश्न में आएगा तो उसका क्या करना, आपको सिर्फ परिभाषाएं पूछेंगे। अब विकास देखेंगे कि समाजशास्त्र का विकास कैसे होता है।
समाजशास्त्र का विकास मुख्य रूप से 4 चरणों में देखा जा सकता है। अगर हम समाजशास्त्र के विकास की बात करें तो वो कम से कम 4 चरणों में उसका विकास हुआ। पहला चरण था प्राचीन चरण, मतलब प्राचीन समय में आपके सामने समाजशास्त्र का कैसे उद्भव होता है, जिसमें प्लेटो, अरस्तु व कुटिल्य जैसे विचारकों ने समाज के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। सबसे पहले जो प्राथमिक जो सामाजिक विचारक थे, जिसमें प्लेटो का नाम बहुत प्रमुख रूप से आता है, अरस्तु का नाम आता है, कौटिल्य जैसे विचारकों का नाम आता है, इन्होंने क्या किया, प्राचीन काल में जो समाज शास्त्र है, क्या है, जो समाज शास्त्र है, हमारा समाज है, उसके ऊपर आपके सामने इन्होंने क्या रखे, अपने वैज्ञानिक ढंग से विचारक रखे। क्या रखे, अपने वैज्ञानिक ढंग से अपने विचारों को रखने का काम किया। द्वितीय चरण में अरब वैज्ञानिक आते हैं, अलब इमन खतून, ये नाम रट लेना भाई, एक एक जो साइंटिस्ट है इसका नाम रट लेना, आएगा एग्जाम में। और जितने आप वैज्ञानिकों, जितने साइंटिस्टों के नाम लिखोगे ना, उतने ही ज्यादा आपको ज्यादा नंबर मिलते हैं। अगर अरब विद्वान की बात करें, इबन खल्दून ने समाज को वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया। मतलब जो अबल खिदून है, इन्होंने क्या किया, समाज के अंदर वैज्ञानिक अध्ययन करने का प्रयास किया। क्या क्या, समाज के अंदर आपके सामने एक वैज्ञानिक जो रिसर्च है उसको बताने का काम किया। तृतीय चरण है 19वीं शताब्दी का। कौन सी शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का। इसमें अगस्त कॉमेट, हार्ट स्पेंसर और कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र को एक नई स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। तीसरा चरण किसका आता है, जिसमें अगस्त कॉमेट आते हैं, हार्बर्ट स्पेंसर आते हैं और कार्ल मार्क्स आते हैं। इन्होंने क्या किया, समाज शास्त्र है, जो आपका पूरा समाज शास्त्र है, इसको एक अलग विषय के, एक अलग विषय बना दिया, इसके एक अलग विषय के रूप में स्थापित करने का काम किया। स्पेंसर ने सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया। किसका सिद्धांत दिया भाई, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत देने का काम किया। चतुर्थ चरण आधुनिक काल, एमिल दुर्खिम और मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक पद्धति व सिद्धांत प्रदान किए। क्या क्या, जो एमिल दुर्खिम है और जो मैक्स वेबर है, इन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पे सिद्धांत देने का काम किया। क्या क्या, समाजशास्त्र को एक पूरे के पूरे वैज्ञानिक पद्धति से समझाया और आपके सामने सैद्धांतिक रूप देने का काम किया। दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट और वेबर ने सामाजिक क्रिया के माध्यम से चीजों को बताने पर जोर दिया। समझ में आ गया। तो एमिल दुर्खिम ने क्या क्या सिद्धांत दिए, और दुर्खिम ने तो सामाजिक तथ्य बताए और वेबर ने सामाजिक क्रिया, समाज किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में बात की। भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत 1919 में बॉम्बे विश्वविद्यालय के पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में हुई। कब हुई थी, भारत में अगर समाजशास्त्र की बात करें तो भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत क्या होती है भाई, कि नन्हे नन्हे कदम आपके सामने भारत में समाजशास्त्र ने कब रखना शुरू किया, 1919 के अंदर। कब, 1919 के अंदर जो बॉम्बे विश्वविद्यालय है, इसमें पैट्रिक गिड्स हैं, उनकी आपके सामने अध्यक्षता में इसकी शुरुआत हुई। अगले वाला पॉइंट है, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति व विषय वस्तु के बारे में स्पष्ट कीजिए। क्या होता है समाजशास्त्र, इसको परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति व विषय वस्तु के बारे में आपको विस्तार से बताना है। परिभाषा की बात करें, समाजशास्त्र का शुद्ध शब्द लैटिन शब्द सोशियस से बना हुआ। किससे बना हुआ भाई, समाजशास्त्र का जो शब्द है वो उसके शुद्ध शब्द सोशियस से बना हुआ है। कौन से शब्द से बना, सोशियस शब्द से। इसका आपके सामने क्या देखने को मिलता है, पूरे की पूरी डेफिनेशन देखने को मिलती है। ग्रीक शब्द लोगस विज्ञान से बना, और इसका अगर वैज्ञानिक ढंग से इसको समझने का प्रयास करें, देखो नाम कोई भी चीज समझ का, समाजशास्त्र में किससे बनता है, समाज प्लस शास्त्र। समझ में आ गया। तो समाज से संबंधित जिस शास्त्र में अध्ययन किया जाता है उसको समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे अगर इंग्लिश में इसको तोड़कर देखें तो सोशियोलॉजी, उसका जो सोशियो है वो कि लैटिन भाषा में सोशियो को क्या बोला जाता है, सोशियस के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सोशियस के नाम से जाना जाता है। तो सोशियो को किस नाम से जाना जाता है, सोशियस के नाम से जाना जाता है। और जो लॉजी होती है LOGY, उसको लोगस के LOGOS के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो सोशियोलॉजी आपके सामने सोशियस और लोगस शब्द से बना है। सोशल शब्द का अर्थ होता है समाज, और आपके सामने लोगस शब्द का अर्थ क्या होता है, विज्ञान। इन दोनों शब्दों के प्रभाव से आपके सामने क्या है, पूरा का पूरा अर्थ निकल कर आता है। इन शब्दों का अर्थ होता है समाज का विज्ञान। इन शब्दों का अर्थ क्या होता है भाई, आपके सामने समाज का विज्ञान। कौन सा विज्ञान, जिसमें समाज के बारे में बात की जाए, उस विज्ञान को क्या कहा जाता है, समाज के विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगस्त कॉमेट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अगस्त कॉमेट ने क्या कहा, समाजशास्त्र किसकी बात करता है, अब जितने भी जो साइंटिस्ट है उनके समाजशास्त्र के प्रति क्या विचार थे उसके बारे में आपको अध्ययन करना आवश्यक है। अगस्त कॉमेट ने कहा समाजशास्त्र जो हमारे समाज के अंदर जो व्यवस्था चलती है
और उसकी जो प्रगति है उसके प्रति क्या है, उसका विज्ञान है। किसका विज्ञान है? समाजशास्त्र हमारी सामाजिक व्यवस्था और उसकी जो प्रगति का विज्ञान के रूप में हम किसको जानते हैं? आपके सामने इसको समाजशास्त्र को हम जानते हैं। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं विश्लेषणों का बोध करने का प्रयास करता है। मैक्स वेबर ने क्या कहा? समाजशास्त्र वो साइंस है, समाजशास्त्र आपके सामने वो विज्ञान है जो समाज में होने वाली अलग अलग प्रकार की क्रियाएं, मतलब समाज में जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करता है और उनके बारे में बताने का काम करता है। अगस्त कामेट को तो सीधो सीधो कहना समाज कया चल रहा है और कया प्रगति करे है। अगस्त कामेट वेबर क्या कहो? समाजशास्त्र जो समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो क्रिया हुई उनको विश्लेषणात्मक अध्ययन करने को काम करे। अगले वाले थे मार्शल जोन्स। मार्शल जोन्स ने समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के समूह का अध्ययन करता है। मार्शल जोन्स ने क्या बताया? जो समाजशास्त्र है वो समाजशास्त्र समूह में मनुष्य के संबंध, मनुष्य के किस तरीके से संबंध कार्य करते हैं उसके बारे में अध्ययन करने का काम करता है। किसका काम करता है? समूह में, मतलब जब सभी लोग मनुष्य, सभी के सभी मनुष्य एक जगह इकट्ठा होकर ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो उनके रिलेशन, उनके संबंध कैसे काम करते हैं, उनके संबंध कैसे काम करते हैं, इसके बारे में अगर जब आप अध्ययन करते हो तो उसी को क्या कहा जाता है? समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? समाजशास्त्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है समाजशास्त्र की प्रकृति। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति कैसी होती है? वैज्ञानिक। कैसी प्रकृति आपके सामने समाजशास्त्र की? एक साइंटिफिक है। कैसी है? वैज्ञानिक पद्धति है भाई, वैज्ञानिक ढंग से अपन समझ सकते हैं। इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए गए, मतलब भाई अगर आप कोई भी चीज को वैज्ञानिक ढंग से बताते हो कि भाई ये चीज वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक विधि से चीज नहीं है, तो आपको यह भी बताना पड़ेगा कि ये चीज वैज्ञानिक है तो है क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं है। दोनों के चीजों के बारे में आपको बताना जरूरी होता है। तो यही बताया गया समाजशास्त्र की जो प्रकृति है, वो वैज्ञानिक है तो क्यों है, और आपके सामने उसके पीछे अनेकों अनेक तर्क दिए गए। ये क्या है? इसका अध्ययन करता है भाई समाज क्यों है, और समाज के अंदर अगर मान लो कोई व्यक्ति है, कोई समाज में गरीबी है तो क्या क्यों है वो गरीबी, उसके बारे में बताता है। और क्या है, मतलब गरीबी क्या चीज है, समझ में आ गया? कोई व्यक्ति, कोई समाज है, उसमें जातियां क्यों है, क्या है, जातियां क्या है, उनके बारे में बताता। मतलब कोई भी शब्द में जब व्हाट का उत्तर देता है और क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब गरीबी होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, और थी तो क्यों थी, सारी की सारी एक साइंटिफिक वैज्ञानिक विधियों के बारे में सभी चीजों को बताने का काम करता है। इसमें अलग अलग प्रकार की जो वैज्ञानिक पद्धतियां होती हैं, चीजों को अवलोकन करने की, साक्षात्कार व सर्वेक्षण का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जितने भी जो साइंटिफिक आपके सामने जो रिसर्च होती है, साइंटिफिक आपके सामने कैलकुलेशन होती है, अवलोकन करना, साक्षात्कार नष्ट करना, सर्वेक्षण करना, सबकी सबका इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। इसके नियम सार्वभौमिक और प्रमाणिक होते हैं। इसमें जो नियम बताए जाते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। कैसे होते हैं भाई? यूनिवर्सल और साइंटिफिक होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिवर्सल और साइंटिफिक देखने को मिलते हैं। मतलब जितने भी जो नियम बताए जा रहे हैं वो सब के सब सार्वभौमिक हैं और आपके सामने प्रमाणिक हैं, उनको आपके सामने रिसर्च और प्रूव किए गए हैं। यह कार्य कारण कॉज इफेक्ट रिलेशन पे काम करता है। कौन से रिलेशन पे काम करता है? कॉज इफेक्ट रिलेशन पर काम करता है कि कोई भी घटना हुई तो वो क्यों हुई और उसके पीछे क्या कारण था, दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करता है। इसको क्या बोला जाता है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है? कि कार्य कारण, कि कोई भी कार्य हुआ तो उसके पीछे क्या कारण थे उसके बारे में बताने का काम करता है। विषय वस्तु, समाजशास्त्र की विषय वस्तु का मुख्य रूप से 3 संप्रदाय में बांटा जा सकता है। अगर हम सोशियोलॉजी को अगर समझे, किसको समझे? अगर हम सोशियोलॉजी को समझे तो उसको 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है फॉर्मेलिस्टिक स्कूल। कौन सी स्कूल? स्वरूपात्मक संप्रदाय। जॉर्ज सिमेल के अनुसार समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूप जैसे संघर्ष, अनुकरण व प्रभुत्व का अध्ययन करना चाहिए। मतलब किसकी बात की गई? अगर हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो जॉर्ज सिमेल ने साफ साफ कहा समाजशास्त्र केवल समाज के अंदर जो संबंध है कि लोग आपके सामने कैसे भाई आपस में लड़ाई, मतलब उनका आपस में किस तरीके से टसल चलती रहती है, अमीर आदमी गरीब आदमी से, है ना, पैसे जो किस तरीके से उनमें जो संघर्ष चलता रहता है, कैसे उनके प्रभुत्व की जो लड़ाई होती है उसका अध्ययन किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है।
अगला होता है समन्वयवात्मक संप्रदाय। दुर्खिम और सेरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। किसकी बात की गई? दुर्खिम और सेरोकिन ने क्या माना? समाजशास्त्र एक प्रकार का कैसा विज्ञान है? सामान्य विज्ञान है। कैसा विज्ञान है भाई? आपके सामने एक प्रकार का सामान्य विज्ञान है, और जिसे समाज का संपूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। जिसमें क्या करना चाहिए? समाज का संपूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। तो दुर्खिम और सेरोकिन का तो साफ साफ करना था, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है जिसमें हमें समाज के, जिसमें ऊपर वाले में जो जोर सिमेल का करना था कि आपस में जो समाज में टसल देखने को मिलती है, जो आपस में किस तरीके से संघर्ष करते रहते हैं, जातिगत भेदभाव, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं, इसी के बारे में नहीं, आपके सामने समाज के संपूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए। किसने बात की? दुर्खिम ने। एलेक्स इनकेल का क्या कहना था? इसकी विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। एलेक्स इनकेल ने क्या किया? इसको विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा। पहली थी सामाजिक विश्लेषण। पहला कौन सा विश्लेषण? हम समाज का विश्लेषण कैसे करते हैं। सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयां, मतलब जो सामाजिक जीवन होता है उसमें समूह है और समुदाय का क्या महत्व होता है। समाज के अंदर जो अलग अलग जो समूह पाए जाते हैं और अलग अलग जो समुदाय होते हैं उनका क्या महत्व होता है, इसके बारे में अपन को विस्तार से अध्ययन करना है। और मूलभूत सामाजिक प्रथाएं, मतलब परिवार, धर्म और राज्य के बारे में अध्ययन करना चाहिए। मतलब जो एलेक्स इनेकन है ना, इन्होंने और डिवाइड कर दिया समाजशास्त्र को। इसमें क्या कहा? समाज के विश्लेषण को पढ़ो कि समाज है वो किस तरीके से काम करता है, उसको विश्लेषण करो। समाज में जो अलग अलग प्रकार की प्रथाएं हैं, लोग मिलजुल कर कैसे रहते हैं, अलग अलग समुदाय में कैसे रहते हैं, इसका अध्ययन करो। और मूलभूत की संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म व राज्य हैं, इसके बारे में अध्ययन करो। तो एलेक्स एरिक्सन का यह मानना था, इनकेल्सन का, कि आपको समाज को और विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहिए। फिर से बताऊं, पहले था स्वरूपात्मक संप्रदाय, जिसमें आपके सामने जो समाज है उसमें जो आपस में स्वरूप है, उसके संघर्ष, अनुकरण व प्रभुत्व है कि कैसे लोग प्रभुत्व जमाते हैं। अमीर जो राजा हुआ करता था वो प्रजा पे कैसे प्रभुत्व जमाता था। आपस में संघर्ष, प्रजा का राजा के प्रति, राजा का जनता के प्रति, है ना, अलग अलग लोग है उनका आपस में किस तरीके से संघर्ष होता था, उसी के बारे में पढ़ना है। ये विचार किसके थे? जॉर्ज सिमेल्स के। फिर अगले वाला आया समन्वयवात्मक संप्रदाय। दुर्खिम और सिरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना और कहा कि सब कुछ अध्ययन करो। एलेक्स इनेक्सन ने आपको इसको और भागों में बांट दिया जिसमें हर चीज को आपको पढ़ना है। चलिए अगले वाले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2 की तरफ, जिसमें समाज और समुदाय को परिभाषित करना है। क्या करना है? समाज क्या होता है और समुदाय क्या होता है उसको परिभाषित करना और दोनों में अंतर बताना है। सोसाइटी क्या होती है और कम्युनिटी क्या होती है और दोनों में क्या अंतर होता है उसको बताना आपको, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। समाज क्या होता है? समाजशास्त्र में समाज के अर्थ व्यक्तियों के समूह में से नहीं बल्कि उनके बीच में पाए जाने वाले संबंधों का जाल होता है। समाजशास्त्र में क्या बताया गया? समाज का अर्थ जो अलग अलग प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके समूह में नहीं माना गया, बल्कि उनके बीच में पाए जाने वाले जो सामाजिक संबंध होते हैं उनके जालों में बताया गया है। समाज का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति के, जो भाई व्यक्तियों का जो झुंड, जो समूह होता है ना, उसका अर्थ नहीं होता है समाज। समाज का अर्थ होता है उनके बीच में जो संबंध होते हैं। जैसे आप अपने पड़ोसी से जाकर चाय मांग के लेकर आ सकते हो, लेकिन वहीं पर आपके सामने कोई नया किराएदार आया, क्या उसे मांग कर आओगे? कभी नहीं मांग कर आ सकते हो। समझ में आ गया? क्यों? समाज का हिस्सा तो वो भी हो गया आपके हिसाब से, लेकिन नहीं हुआ। जैसे जो लोग होते हैं उनके अंदर कैसा आपके सामने संबंध देखने को मिलता है, उसी को क्या कहा जाता है? समाज के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो संबंध पाए जाते हैं, सामाजिक संबंधों के जाल को ही समाज के रूप में अपन परिभाषित करते हैं, जानते हैं। इस प्रकार से आप नहीं कह सकते कि कोई दो व्यक्तियों के बीच में जो लोग रहते हैं उसको अपन समाज के रूप में नहीं कहते हैं। अगला है मैकाइवर पेज के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और यह सदैव परिवर्तित होता रहता है। मैकाइवर और पेज ने क्या कहा? जो समाज है ना, वो समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो संबंध पाए जाते हैं, मैकाइवर और पेज का साफ साफ कहना था समाज के अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो संबंध पाए जाते हैं उन संबंधों का ही जाल को क्या कहा जाता है? आपके सामने समाज कहा जाता है। और ये लगातार बदलता रहता है। क्या होता है भाई? होता रहता है भाई आपके सामने, ये जो समाज है वो सदैव बदलता रहता है समाज के समय के साथ। विशेषताओं की बात करें, इसकी अमूर्तता, पारस्परिक जागरूकता और सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। समाज के अंदर क्या होता है भाई? आपस में जो लोग हैं वो जुड़े रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, है ना। कदे भाई था ना कोई भी चीज की जरूरत है तो थे तार पड़ोसी कन मांग लियो, साथ हड़ा कन मांग लियो, कर सकते हो ना। आपके दोस्त हैं वो हो सकता है अलग अलग जाति के, धर्म के, इस हिसाब से हो, और कदे कदे लड़ाई भी हो जाए,
दो पड़ोसी लड़ भी नहीं भाई, मेरले घरा कन तू कूट बारी काटी कया काटी तो कया काटी, कचरो माले घरा कया आयो उठ की, वो है ना। तो सहयोग भी होता है समाज में और अक्सर संघर्ष भी देखने को मिलता है। लोग आपस में जुड़े भी रहते हैं, पारस्परिक जागरूकता भी देखने को मिलती है। अब ये पारस्परिक जागरूकता क्या होती है कि दोनों जो लोग होते हैं वो आपस में क्या रहते हैं, परस्पर सहयोग की भावना से रहते हैं, एक दूसरे को बताने का काम करते हैं कि भाई तुम ये कर लो, हम ये कर लेंगे। हमारा समाज है वो इसी तरीके से चलता है और यही इसकी खूबसूरती भी है। समुदाय व्यक्तियों को वो समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के साथ साथ रहता है और इसके बीच में हम की भावना पाई जाती है। समुदाय क्या होता है, व्यक्तियों का वो समूह होता है जहां पर निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है, मतलब वो एक निश्चित जगह है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र क्या है, आपका गांव, आपका शहर, आपका वो जगह, जिस जगह पे आप रहते हो उसी जगह पर आप क्या करते हो, समाज का निर्माण करते हो। समझ में आ गया। तो एक जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है वहीं पर जो व्यक्तियों का समूह रहता है उसी को क्या कहा जाता है भाई, समुदाय के नाम से जाना जाता है। समाज और समुदाय अलग है, याद रख लेना बेटा। समाज का अर्थ होता है व्यक्तियों के बीच में जो आपस में संबंध पाए जाते हैं, उसी को किसके नाम से जाना जाता है, समाज के नाम से। उसमें भौगोलिक क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है, समझना जरूरी है बेटा। यही जो छोटे छोटे अंतर है इनको समझ लेना। समुदाय क्या होता है, जहां पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है और जहां पर लोगों में हम की भावना पाई जाती है। तो समाज से ज्यादा समुदाय में लोगों का संबंध ज्यादा मजबूत होते हैं। डेविस ने बताया समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह होता है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। डेविस ने क्या कहा, जो समुदाय का जो समुदाय है ना वो सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह होगा जिसके अंतर्गत सामाजिक जो जीवन होते हैं उसके अलग अलग पहलू है वो आपके सामने जुड़कर आ जाते हैं। मतलब सबसे छोटो क्षेत्र है ना समाज को, कोई भी जो लोगों के समूह है का, कहीं पर भौगोलिक क्षेत्र पे रहने वाले लोगों के सबसे छोटे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, समुदाय के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं आपके सामने। क्या विशेषता होती है समुदाय की, निश्चित भूभाग, एक छोटा बड़ा आपके सामने निश्चित भूभाग देखने को मिलता है। लोगों में सामुदायिक भावना होती है। सामुदायिक भावना कैसी भावना होती है भाई आपके सामने, कि सभी लोग एक समुदाय के अंदर एक वर्ग विशेष में रहते हैं, उसको सामुदायिक भावना के नाम से जाना जाता है। और इसका स्वतः विकास होता है। कैसा विकास होता है इसका, स्वतः विकास देखने को मिलता है, सेल्फ डेवलपमेंट धीरे धीरे इसका होता है। समाज और समुदाय में अंतर, किसमें अंतर, समाज और समुदाय में क्या अंतर होता है। पहला है निश्चित स्थान। समाज के साथ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। समाज होता ना उसको कोई भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। तो बेटा मैंने क्या बताया था आपको कि समाज है उसमें भौगोलिकता का कोई महत्व नहीं है। भौगोलिकता कहां पर देखने को मिलती है आपको, समुदाय में देखने को मिलती है। भाई है तो अगर आप कोई भी चीज लिखोगा तो बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि समाज यार समुदाय दोनों होता तो एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस कहां पर है बेटा। जो समुदाय होता है ना उसमें भौगोलिक क्षेत्र का महत्व है, समाज में नहीं है, सबसे बड़ा अंतर। प्रकृति ये अमूर्त है, संबंधों को नहीं देखा जा सकता। समाज में आपके सामने कोई संबंधों को ज्यादा महत्व नहीं होता है। समझ में आ गया, अमूर्त है मतलब एकदम रिजिड टाइप में पाया जाता है, अमूर्त तरीके से है ना, जहां पर भावनाओं का महत्व नहीं है, बस लोगों को आपने वर्गीकृत कर दिया। यह मूर्त होता है, व्यक्तियों का ऐसे समूह को देखा जा सकता है। मतलब समुदाय आया समझ लो गांव में जितना लोग रहना बस समुदाय में, अब ते बाहर में जाके कुछ शहर में रहने लगा तो समाज को हिस्सा होगा। समझ में आ गया। जैसे व्यापारिक समाज होता है ना, मजदूर समाज, सरकारी नौकरी वालों का एक अलग समाज है। तो इस प्रकार के जहां पर आप कोई भी रैंडम कोई भी व्यक्ति होता ना, उनके बीच में चाहे कोई फीलिंग हो चाहे नहीं हो, चाहे सभी लोग आपके सामने संबंध हो या नहीं हो, उनको किसके रूप में समाज में डालते हैं। और जहां पर लोग संबंधों से जुड़े रहे, जहां पर व्यक्तियों को देखा जा सकता है, जहां पर लोग संबंधों से जुड़े रहे, उसको समुदाय के नाम से जाना जा सकता है। जैसे समुदाय में आपके गांव के लोग आ गए, आपके सगे संबंधी आ गए। समझ में आ गया। समाज बहुत ही व्यापक और विश्वव्यापी होता है। मतलब समाज की बात करें तो समाज का जो स्तर है, क्षेत्र है, वो बहुत ही बड़ा होता है और विश्वव्यापी, मतलब पूरी की पूरी दुनिया को अगर आप इसमें जोड़ सकते हो। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया पूरा समाज हमारा क्या है, हम उसका हिस्सा है। समझ में आ गया। तो समाज का क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा व्यापक होता है और विश्वव्यापी होता है। मतलब सारी की सारी दुनिया के आपके सामने लोगों को उसमें आप जोड़ सकते हो। समुदाय में केवल तुलनात्मक रूप से होता है। समुदाय क्या होता है आपके सामने, उसको तुलनात्मक रूप से छोटे हिस्से में होता है। मतलब समझ में आ गया, तुलनात्मक रूप से छोटे हिस्से में देखने को मिलता है।
इसमें हम की भावना अनिवार्य नहीं है। मैंने क्या बताया, समाज में जैसे व्यापारी वर्ग है, अब व्यापारी तो आपके गांव का भी है, व्यापारी तो केरल का भी है, व्यापार तो असम का भी है, व्यापारी तो आपके सामने कश्मीर का भी है। सब कहीं के व्यापारी समाज के अंदर आ गए, व्यापारी समाज के अंदर। क्या उनमें एकजुटता है? नहीं है। हो सकता है आपस में लड़े हो। क्या जानते हैं? हो सकता है जानते हैं, हो सकता है नहीं भी जानते हैं। समझ में आ गया? तो जो समाज होता है उसमें हम की भावना नहीं होती है। क्या नहीं होती है? समाज में आपके सामने कभी भी हम की भावना नहीं देखने को मिलती है। जबकि जो आपके सामने समुदाय होता है, क्या होता है, जो समुदाय होता है इसके अंदर किसकी भावना देखने को मिलती है? हम की भावना देखने को मिलती है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? मुझे उम्मीद आपको समाज और समुदाय दोनों समझ में आ गए होंगे। मोटी मोटी बात करूं, समाज में ना तो कोई भौगोलिक क्षेत्र, समाज में कोई भौगोलिक क्षेत्र भी कोई है, ना हम की भावना है, ना तो भावना है, ना रिश्ता ने देखे जाए के अंदर, और ना आपका सामने क्यों है अमूर्तता पाई जा है। मतलब थान बेरो भी कोई कि कौन लोग जुड़ रहे हैं अंदर। समुदाय में फिक्स भौगोलिक क्षेत्र होगो, लोग आपस में जुड़े होंगे, सगी संबंधी देखने को मिलेंगे, और संबंध है उसमें हम की भावना रहेगी कि हम सभी के सभी लोग एक हैं, इस तरीके की भावना देखने को मिलती है। संस्कृति, सामाजिक प्रतिमान और सामाजिक मूल्यों की व्याख्या कीजिए। समाज में संस्कृति क्या होती है, सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं और सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। संस्कृति की बात करें, समाज शास्त्र में संस्कृति का अर्थ केवल कला या संगीत ही नहीं है। समाज शास्त्र में क्या होता है, आपके सामने जो संस्कृति होती है, कल्चर होता है। क्या होता है? कल्चर का अर्थ आपके सामने ये नहीं है कि कला या संगीत, कि आपने लोगों को किसके माध्यम से, कला के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, और जो सॉन्ग होते हैं उसके माध्यम से आप लोगों को समझो, यही संस्कृति नहीं होती। अपना सामने संस्कृति आता है जब क्या है के याद आए कि अपनो पहना हो कया को है, अपनो खानो कया को है ना, नाच गाना कया का है, संगीत कया को। भाई संस्कृति को नहीं बेटा, बहुत व्यापक स्तर होता है संस्कृति का। जीवन जीने का वो तरीका जो आपके सामने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को स्थानांतरित होता है, उसी को क्या कहा जाता है? संस्कृति के नाम से जाना जाता है। मतलब जिंदगी जीने को वो तरीकों जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का नाते ट्रांसफर करो, उन्हें क्या कहलाओ आपके सामने? समाज शास्त्र में संस्कृति का नाम से जाना जाए। समझ में आ गया? जया की अपना जो बड़ कहा बाप माता पिता हा, जो उनका भी जो माता पिता ही वह आपके सामने भाई राजस्थान में रिया करता आपने, है ना, तो उठे आपने उनका जो पहनाव पहनाया जाया कर, तो धोती कुर्ता, खैर वह तो कौन पहरा, लेकिन कोट पैंट वगैरह वह भी पहरा, जो आपने जो उनको पहना हो वो आज भी है। उनको जो खान पान है थोड़ा बहुत बदलाव, देखो मॉडर्न अपन हुए लेकिन उनका पहनाव आज भी है। जो पहले गीत गाया करती अपना महिला वह आज भी गा है, शादी करने का पहले तरीका आज भी हो सकता है, उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आ गया है। मॉडर्नाइजेशन समय के साथ बदलाव तो आता है, समय की यही तो खूबसूरती है कि उसमें बदलाव जरूरी है। बदलाव आए हैं, लेकिन जो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को जो हमने जिंदगी जीने के जो तरीके दिए हैं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, धर्म के अनुसार चलना चाहिए, संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए, अपनी संस्कृति के प्रति गौरवान्वित रहना चाहिए, इन सब चीजों को आपके सामने को क्या कहा जाता है? जीने के तरीके के नाम से जाना जाता है। साथ के साथ आपके सामने जो भौतिक मशीनें होती हैं, और इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें मनुष्य द्वारा निर्मित जो अलग अलग प्रकार की भौतिक चीजें जैसे मशीनें, भवन और अभौतिक चीजें जैसे विचार और विश्वास दोनों आते हैं। मतलब हर प्रकार की चीजें इसमें आएगी, भौतिक चीजें जैसे मशीन, भवन, और जो अभौतिक चीजें जैसे विचार और विश्वास, सबकी सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। टाइलर का कहना था संस्कृति वो जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला और नैतिकता, कानून और प्रथाएं शामिल होते हैं। टाइलर का एक बहुत ही खूबसूरत आपके सामने इसमें जो शब्दावली का प्रयोग किया है, उन्होंने कहा संस्कृति वो जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान आता है, लोग आपस में एक दूसरे को ज्ञान शेयर करते हैं, लोगों का विश्वास है एक दूसरे के प्रति, कला और नैतिकता, कानून और प्रथाएं हैं, सबकी सब चीजें इसमें शामिल हुए हैं। जया की अपना दादा परदादा ने भी भगवान पर विश्वास और आज अपना भी है ना। समाज में विपदा में अपना अपना सगा संबंधी काम होंगे वो विश्वास उनने भी और वो अपना भी है। ज्ञान, उन्होंने हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये ज्ञान क्या उन्होंने हमें दिया या नहीं दिया? दिया है, और पहले वो भी वही करते थे, आज भी अपन करते हैं। कला, भाई ओलिया में जब अपने भी बगाए जाए डफ पे, है ना, गाँव है ना, दिवाली आ जाना आप भाई दीपक भाई भी जलाता भाई दीपक आ जाना, उसका आज के टाइम में थारकन ज्यादा पिसाओ, घी का जला दो, तेल का जला दो, वह आपके सामने भाई कोई थे घी का जला दो, तेल का जला दिया, पैड़ा घी का जला दिया, ताफा तेल का जला दिया, इतना यंत्र है भाई। पहले का टाइम में पटाखा को नहीं, आजकल आप पटाखा बजा दिया, इतना यंत्र है, बाकी यंत्र को नहीं। नैतिकता,
झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ी बुजुर्ग के साथ रहना चाहिए, उनकी सीख माननी चाहिए। काम तो करो को नहीं, लेकिन सीख तो दे रही है। और कानून और जो प्रथाएं हैं वो उन सब का मिश्रण होता है। उसी को किसके नाम से जाना जाता है? संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं? सामाजिक प्रतिमान वे नियम व मानक होते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। मतलब सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं? वो नियम व कायदे जो हमारे समाज में जो व्यक्ति का व्यवहार, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति को अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। उसी को सामाजिक प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। मतलब वो नियम और कायदे जो समाज में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसको कंट्रोल करते हैं, उसको नियंत्रित करने का काम करते हैं। उसी को सामाजिक प्रतिमान के नाम से जाना जाता है। यह समाज में अनुशासन बनाए रखते हैं। इनका काम क्या होता है? जो हमारा समाज होता है उस समाज में अनुशासन बनाए रखने का काम किसका होता है भाई? आपके सामने सोशल नॉर्म्स का होता है। जैसे प्रकारों की बात करें, जन रीतियां, फोक वेज, रूढ़ियां और कानून। अलग अलग प्रकार की जो हमारे समाज में जो जन रीतियां पाई जाती हैं, जो अलग अलग प्रकार की रूढ़ियां और जो कानून पाए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? सामाजिक प्रतिमानों में आते हैं। कार्यों की बात करें, ये बताते हैं कि किस परिस्थिति में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। मतलब जो अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं ये हमें ये बताने का काम करते हैं कि कैसी परिस्थितियां और उन परिस्थितियों में हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। जैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। अच्छा, समाज में जनरीतियां क्या होती हैं भाई? होली पर डप बजानो है ना अपने, और भी प्रकार का गेम खेले जाए वह, और आपके सामने जो गणगौर मनानी राजस्थान की परंपरा है भाई आपके सामने, है ना। और जो क्या बोला करें, होली पर रंग लगानो, है ना, सकरात पर पतंग उड़ानी, तिलकुटो बनानो, यह अपनी परंपरा है। उसका हरियाणा वाला की अलग हूँ, केरल वाला की अलग हूँ, हर समाज की अलग अलग है। तो भाई तो संस्कृति है बेटा, हर चीज हर समाज की अलग अलग जो विशेषताएं होती हैं उसको जनरीतियों के नाम से। रूढ़ियां क्या है? समाज में भाई आपका सामने अरेंज मैरिज करनो, राजस्थान के साउथ में जाओ कौन करी उठे तो दोनों एक्सेप्ट है। कानून, जो समाज में जो अलग अलग प्रकार के कानून बनाए गए हैं वो, तो इसी को क्या कहा जाता है? संस्कृति के नाम से जाना जाता है। और ये चीज हमें बताती हैं कि जय मान लो कि थे कठे घरा तो थे आपका माता पिता ने भाई, आपका भाई बहन थे, कहीं भी बोलो जो मन माओ, लेकिन जब अगर कोई रिश्तेदार आ जा तो क्या करोगा? जिकारो देके इज्जत तू बोलोगा, है ना अंतर। तो यही चीज हमें बताती है। समाज में थे बाहर न जाओगा तो थारो माता पिता अगर थाने डांट भी दी बाहर ने तो थे बाहर न सामने कौन बोलोगा? यह अपनी परंपरा है ना। तो यही चीज है कि परिस्थितियां जैसी होगी उसमें आप कैसा व्यवहार करते हो, उसी को क्या कहा जाता है? आपके सामने संस्कृति के नाम से जाना जाता है। सामाजिक मूल्य वे संस्कृति का आदर्श या धारणाएं होते हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यवहार, वस्तु या विचार को अच्छा या बुरा, उचित व अनुचित मानते हैं। मतलब संस्कृति क्या होती है? संस्कृति वो हमारे समाज में आदर्श व धारणाएं होती हैं जिसके आधार पर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कौन सी वस्तु अच्छी है या बुरी है, और आपके सामने अनुचित है या उचित है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। उसी को सामाजिक मूल्यों के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए ईमानदारी, अहिंसा, देशभक्ति और न्याय। सामाजिक मूल्य के भाई आपके सामने कि हमें भाई आपके सामने चोरी करने को नाम लूंगा तो क्या होगा? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यह समाज में धारणा है कि ये चीजें क्या होती हैं? गलत होती हैं, है ना। जो समाज में जो आपके सामने धारणाएं और आदर्श, सांस्कृतिक आदर्श या धारणाएं जो हमें यह बताएं कि ये व्यवहार गलत है, आप अगर थे माता पिता के सामने बोल रहे हो, मतलब उनके सामने विरोध कर रहे हो, तो ये गलत चीज मानी जाती है। ये अच्छी या बुरी है कौन बताता है? हमारी धारणाएं, सामाजिक मूल्य बताते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? जैसे कि ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए, अहिंसा से, देशभक्ति और न्याय की बात करनी चाहिए। मूल्य समाज के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। जो सामाजिक मूल्य होते हैं वो समाज का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जबकि प्रतिमान उन लक्ष्य को पहुंचने तक का साधन होते हैं। चलिए बच्चों, ये थे आपके सामने मास्टर क्लास। जो यूनिट 3 और 4 बच्ची वो बाद में करवा दूंगा। बाकी इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी की यूनिट 1 और 2 मैंने आपको पढ़ा दी है। धन्यवाद।